नमस्कार, मैं सोनू चौबे। स्वागत है आपका लाइव बातचीत के ज़ीरो आवर टॉक में। आज हमारे साथ मौजूद हैं साक्षी गर्ग। अभी हाल ही में आईएएस के रिजल्ट आए हैं, उसमें 990 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें से हिंदी बैकग्राउंड से 350 जो रैंक है इन्होंने प्राप्त किया है। सबसे पहले साक्षी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इसमें, चूँकि दूसरा अटेम्प्ट था आपका, उसमें आपने सफलता प्राप्त की। साक्षी, जो हम लोग आपसे, जो पहला हमारा सवाल है कि आपको आईएएस के तैयारी के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मतलब आपने कहाँ से सोचा कि नहीं, मुझे आईएएस की तरफ ही बढ़ना है? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, वो सोच कहाँ से आई? मेरा एकेडमिक हमेशा से अच्छा रहा था, तो मेरे टीचर्स, स्पेशली मेरे पापा, मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि आपको आईएएस करना चाहिए, बट किसी ने कभी कंपेल नहीं किया। और 12th में जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा था, और तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे आईएएस ही करना है। और तभी से मैं बिल्कुल डिटरमाइन हो गई थी, और इसलिए मैंने अपनी स्ट्रीम भी चेंज की थी, और तब से ही मेरा था कि मुझे आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी प्रारंभिक से लेकर ग्रेजुएशन तक की पूरी शिक्षा सोनभद्र से हुई है, रॉबर्टसन से। ओके, आपकी फैमिली का क्या रहा है, पूरा बैकग्राउंड मतलब आपका क्या रहा है फैमिली का? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मेरी मम्मी होम मेकर हैं। इसके साथ ही उनका सिविल सर्विसेज से कोई जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन जहाँ से संभव हो सके उन्होंने हमेशा मुझे गाइडेंस प्रोवाइड कराने की कोशिश की, किसी से पूछ के और कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और इस तरह से मुझे गाइडेंस। तो आप वहाँ पे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे और भी तो स्टूडेंट्स होंगे, क्या इस विषय में कभी बातचीत होता था कि मतलब, क्योंकि बचपन में बहुत सारे लोग, हम लोग ये देखते हैं, नहीं मुझे आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, तो क्या ऐसी भी चीज़ें शुरुआत में थी या फिर बाद में मतलब ऐसा कि आराम आराम से चीज़ों को देखते हुए किया आपने, कैसे? शुरुआत में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को इंजीनियर बनना था, लेकिन उन फ्रेंड्स में सिर्फ मेरा ही एम था कि मेरे को आईएएस बनना है। और उसके लिए ही मैं दिल्ली आई ग्रेजुएशन के बाद, और यहाँ से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। अच्छा, आपसे जैसे आईएएस के इंटरव्यू के दौरान भी एक सवाल पूछा जाता है, क्यों बनना है आपको? तो मतलब ये सवाल बड़ा दिलचस्प हो जाता है। बहुत सारे चीज़ों पे ये सब बहुत मैकेनिकल जवाब लोग रखते हैं। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें क्यों आई? मतलब अब भी अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो, भविष्य में शायद इसके बेहतरी के लिए, चाहे और रैंक लाने के लिए, आप तीसरा अटेम्प्ट भी दो शायद, लेकिन क्यों लगता है कि क्यों बनना ज़रूरी था और क्यों बने आप? क्या बनना, क्यों बनना है आप? इसके पीछे एक्चुअली कई रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही रहा कि मेरे पापा कभी अपने स्कूलिंग टाइम में आईएएस बनना चाहते थे, बट कुछ सिचुएशन की वजह से वो नहीं बन पाए। तो मेरे को था कि मैं खुद बन के उनको खुश करना चाहती हूँ। ये मेरा एक प्राइमरी रीज़न था, मैं कह सकती हूँ। लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तब मुझे इसके बारे में पता चला कि कितना स्कोप है, हम कितना काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक ऐसी जॉब है जहाँ पे एक वाइडर रेंज में हम एक अथॉरिटी के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके पीछे कई रीजंस रहे। इस विषय पे बात करेंगे हम लास्ट में कि अथॉरिटी के लेकर क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे देश में आईएएस बने हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके भी अलग कमेंट्स हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई स्टूडेंट्स आता है उस ग्रामीण बैकग्राउंड से, दिल्ली जैसे शहर में, मुखर्जी नगर में आपने पढ़ाई की और यहाँ पे आपने कोचिंग लिया और तैयारी वगैरह किया, तो ये चीज़ किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहा? मतलब आपको कोचिंग संस्थान की ज़रूरत पड़ी हो? अगर पड़ी है तो क्यों पड़ी है? क्योंकि पहले भी ऐसी रही कि जब कोचिंग संस्थान नहीं थे लोग आईएएस करते थे। अब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, क्यों हो गई है? कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेरा मानना है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो मेरी सिचुएशन है कि मैं एक बिज़नेस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो इस फील्ड के लिए मेरे को गाइडेंस नहीं अवेलेबल थी, जिसके लिए मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सीनियर्स या फ्रेंड्स से उन्हें अच्छी गाइडेंस मिल रही है, तो बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी वो ईजिली क्लियर कर सकते हैं। ये हिंदी का एक डिबेट अभी है कि हिंदी के बहुत सारे कम, चूँकि इस बार 40 स्टूडेंट्स हैं जो मैक्सिमम मतलब कर पाए हैं हिंदी से क्वालिफिकेशन, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कहाँ पहुँच रहा है? मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक हिंदी के जो भाषा को लेकर एक मतलब द्वंद्व पैदा हो गया है कि इंग्लिश से करें, हिंदी से, चूँकि रिजल्ट इंग्लिश में आ रहा है, तो लोग जो हिंदी वाले भी अगर थॉट के हैं वो भी इंग्लिश में जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ कितना मतलब डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए? आपने हिंदी से किया है तो ये चीज़ बताएंगे, अगर वैसा कोई स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी से भी कम्पीट कर सकता है, ऐसी कोई चैलेंज की स्थिति नहीं है? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मुझे लगता है कि यूपीएस से ऐसा कोई बायस नहीं है। अगर हम रेशियो देखें तो जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वहीं पे बिल्कुल कम हो जाता है हिंदी मीडियम का रेशियो, और प्रीलिम्स की कॉपी तो कंप्यूटराइज चेक होती है। तो इससे ये प्रूव हो सकता है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कोई बायस नहीं है, कमी हम में है जो हम प्रिपरेशन करते हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं।
तो मेरा मानना है कि जो प्रीलिम्स के पहले प्रिपरेशन होती है वहीं पे सुधार करने की ज़रूरत है। और हिंदी मीडियम में भी बल्क ऑफ मटेरियल अवेलेबल है, इसके साथ ही कुछ इंग्लिश मीडियम के भी मटेरियल हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी बहुत हम उनसे भी हेल्प लें, और ऑल ओवर अगर स्ट्रेटजी बना के और अच्छे से प्लानिंग करके स्टडी की जाए तो निकलता है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ अच्छा हो सकता है। मीडियम कोई बैरियर नहीं है। मतलब बहुत सारे आईएएस की इंटरव्यूज़ होते रहे हैं जो उनके एग्ज़ाम होने के बाद। हम ये चीज़ आपसे समझना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा है एकदम बिल्कुल गांव के उस बैकग्राउंड से आता है जिसके पास कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के पैसे नहीं हैं, संसाधन नहीं है, क्या उस गांव में रह के, क्या उस जगह पे रह के आईएएस की चीज़ों को पा सकता है, क्रैक कर सकता है? क्या आपको लगता है? अगर एक इच्छा शक्ति हो, एक विल पावर हो कि कुछ करना है, तो फिर चैलेंजेस ईज़िली क्रॉस किए जा सकते हैं। अगर गांव की पृष्ठभूमि है तो लेकिन वहाँ भी हम यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस हैं जिनमें गाइडेंस मिल रही है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, और कुरियर के माध्यम से भी बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, तो वहाँ पे भी रह के प्रिपरेशन की जा सकती है, लेकिन एक विल पावर होनी चाहिए। मतलब आप ये बताएं कि जो अभी आप विल पावर की बात कर रही हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब ऐसे उदाहरण आते हैं कि रिक्शे चालक जो हैं उनके बेटे ने आईएएस किया है, और तमाम तरह के उदाहरण हैं, और ठीक है, अच्छा किया। क्या एक सही में परिदृश्य ऐसा ही होता है कि जो दोनों का मेहनत है, उसके उस बैकग्राउंड पे बैठा हुआ जो स्टूडेंट्स है और यहाँ पे बैठा हुआ स्टूडेंट्स है, दोनों के जो मेहनत है क्या उसमें डिफरेंस है क्या कोई, या फिर दोनों एक ही मेहनत के, वहाँ से भी वही सेम मेहनत कर रहा है, यहाँ से भी सेम वही मेहनत कर रहा है? अगर कोई गाँव में रह के, वहाँ की पृष्ठभूमि में रह के प्रिपरेशन कर रहा है तो निश्चित तौर पे वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और जिसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, स्कोप मिल रहा है, उसके लिए ये मंजिल और आसान हो जाती है। लेकिन बात है सफल और असफल होने की, तो सफल दोनों हो सकते हैं। बस ये है कि अगर किसी के पास थोड़े चैलेंजेस हैं तो उनको क्रॉस करने के लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, बट सफलता नहीं मिलेगी इसमें कोई संदेह नहीं। आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, क्यों? क्योंकि जब मैंने जीएस की प्रिपरेशन की तो मुझे लगा कि मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है वहाँ अच्छा इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप होता है किसी सब्जेक्ट में? अगर कोई ये सवाल आपसे समझना चाहे तो कैसे चेक करे कि मुझे इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में? नहीं, इसमें ये है कि जब और सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हों, तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ने का मन करता है, तो जिसमें जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट। कुछ लोग होते हैं कि चलिए मन तो पड़ता है हिंदी करने का, लेकिन नंबर आते हैं केमिस्ट्री में अधिक, तो कैसे वहाँ पे वो कैसे तय करेगा? इसमें यही है कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन करे और जिसमें हमारा जो आंसर है उसको हम ढंग से लिख पाएं, अच्छे लिख पाएं और अच्छे नंबर आए, वही इंटरेस्ट है। मतलब उन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको केवल आपको नॉवल पढ़ना। और ऐसा देखा भी जाता है कि जिस चीज़ में हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं वहाँ नंबर भी अच्छे हैं। अच्छा, मतलब ऐसा है कि हाँ इंटरेस्ट। आप ये बताएं कि हिस्ट्री के पढ़ने के दौरान आपको बहुत सारे, एक पुराना मतलब मैंने भी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हिस्ट्री लेकर ही पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ ढर्रा तो नहीं है कि नहीं हिस्ट्री के स्टूडेंट्स ज़्यादा सक्सेस होते हैं इसलिए आपने हिस्ट्री लिया? ऐसा कुछ नहीं है कि और उसमें बहुत ज़्यादा लोग सक्सेस हो रखे हैं तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर से ही आप सेलेक्ट हो सकते हैं। हर सब्जेक्ट से लोग सेलेक्ट होते हैं, अच्छे मार्क्स भी लेके आते हैं, तो मैटर करता है। सब्जेक्ट तो सारे होते हैं, मैक्सिमम जो है इसमें होता है। तो एक ये है कि हिस्ट्री जीएस फर्स्ट पेपर में 50% सिलेबस कवर करती है। अच्छा। तो अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो जीएस फर्स्ट पेपर इजीली प्रिपेयर हो जाता है। मतलब जब मैं मेंस प्रिपेयर कर रही थी तो मैं जीएस फर्स्ट पेपर के लिए बिल्कुल ऐसा सेफ थी कि मैं अगर ज्योग्राफी और सोसाइटी थोड़ा पढ़ लेती हूँ तो जीएस फर्स्ट हो जाएगा। तो ये टेक्निकली मतलब इस चीज़ टेक्निकली ये थोड़ा हेल्पफुल होता है। अच्छा, हाँ। तो ये समझने की बात है। आप ये बताएं, जैसे कोचिंग संस्थान के हम इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे कि जितने भी कोचिंग संस्थान अभी स्टार्ट हुए हैं, कई सारे तरह तरह के टीचर्स डेवलप हुए हैं, बहुत सारे मैंने एडवर्टीज़मेंट देखता हूँ मैं जब भी दिल्ली में सफ़र करता हूँ, एक अच्छा खासा एक इनका संस्थान का प्लान भी है, पैकेज भी है, पैसा भी लेते हैं, मतलब इन द सेंस फीस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कितना मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा है ये चीज़ें? मान लीजिए स्टूडेंट के तौर पे तो आपने हेल्पफुल हुआ, चूँकि मान लीजिए 1000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 10 लोग सक्सेस लिए, चाहे मान लीजिए 20 लोग लिए, चाहे बहुत भारी भारी संख्या में 50-50 हज़ार स्टूडेंट्स एक कोचिंग संस्थानों में इंगेज हैं आईएएस के नाम पे, तो ये चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही है? आपको लगता है कि ऐसे इसमें कुछ चीज़ें ठीक होनी चाहिए या इसमें कुछ फोकस सिस्टम बने? कोचिंग इंस्टीट्यूट जब मैम खुर्जी नगर थी तब मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, और वाकई में मैंने देखा है लोगों को कि
बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पढ़ें, और इस कंफ्यूज़न में गलत जगह एडमिशन ले लेते हैं, पैसे फंसा देते हैं अपने। तो प्रिपरेशन में जो हमारी गाइडेंस है ना, वो हमेशा बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल जांच परख के कि हाँ इसी कोचिंग में पढ़ना है, इन्हीं टीचर से पढ़ना है। और जब एक विश्वास हो जाए कि हाँ यहाँ पे ही है जो हमें अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, तभी एडमिशन। आपने कैसे तय किया इस चीज़ को, आपको कैसे ये सब चीज़ें? मैं जब मुखर्जी नगर आई थी तो मैंने पीजी तो ले लिया था, बट कोचिंग नहीं ली थी। क्योंकि मेरा हमेशा से रहा है कि मुझे हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, बहुत फैसिलिटीज़ नहीं हो, लेकिन क्वालिटेटिव एजुकेशन होनी चाहिए। तो मैंने आई थिंक मुखर्जी नगर के हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में डेमो क्लासेस ली थी, 2-2, 3-3 डेमो क्लासेस ली थी, बट कहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। इवन मेरे घर से मेरे पापा ने बोला कि लगता है कि कोचिंग ले ही नहीं पाएगी, एडमिशन ही नहीं ले पाएगी। बट फिर इंस्टेंट मैं यहाँ निर्माण IAS आई और मैंने 2-3 क्लास ली थी कमलदेव सर की, और तभी से मैंने तुरंत ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहीं पे एडमिशन लेना है। क्योंकि मैंने देखा था कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली बैठ के समझा रहे थे कैसे करना चाहिए, ये आंसर ऐसे नहीं लिखना चाहिए। और जगह पे मैंने देखा था कि बस टीचर हैं, प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हैं और चले गए, और स्टूडेंट इस गेट से निकल गए। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। आपने जैसे बोला कि यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपना काफ़ी अच्छे, उनका पॉपुलर बेस है पूरा यूट्यूब पे। आप अनअकैडमी वगैरह भी हैं बहुत सारे। तो वहाँ से सही में चीज़ें, मटेरियल जो है हेल्पफुल है कि आपको यहाँ पे क्लास करनी ही पड़ती हैं, यहाँ पे इंटरेक्शन जो है फेस टू फेस होना ही पड़ता है टीचर से, अगर ऐसा है कुछ? जो ये YouTube चैनल्स हैं, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं और ये टाइम टेकिंग भी होता है। तो यहाँ पे भी एक सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि हमें यही वाला चैनल देखना है और लिमिटेड टाइम के लिए देखना है, और जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग ही YouTube यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस YouTube पे वीडियोस आ रहे हैं तो हम रैंडम देखते जा रहे हैं, उसका बहुत ही वाइजली यूज़ करना चाहिए। और दूसरी रही बात कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो इसमें ये है कि YouTube में देखने के बाद अगर हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारी कोई चेक कर दे आंसर राइट, इसके लिए हम किसी टीचर से हेल्प ले लें या फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, इस तरीके से हेल्प मिल सकती है। अभी पिछले कई सारे आपने इंसिडेंट देखे हैं IAS के, जो देश में स्थिति है, मतलब चाहे जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें भी कहीं क्या आपको लगता है कि इस डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बची हैं, जो भी इंस्पिरेशन है, चाहे चीज़ें, आपको लगता है ऐसा? सिविल सर्विसेज, हाँ, मतलब जो IAS बन जाते हैं लोग आफ्टर ट्रेनिंग, जब ग्राउंड पे जाते हैं, मैं उस दौरान की बातें कर रहा हूँ कि चूँकि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स या तो पॉलिटिकल उसमें कॉन्फ्लिक्ट में उलझे रहते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। तो क्या आज भी वो चीज़ें आप करना चाहें, चूँकि इंटरव्यूज़ में और ऐसी बातें बहुत सारी चर्चा में रहती है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंटरव्यूज़ में, तमाम चीज़ें, बाकी ग्राउंड पे जाने के बाद स्थिति बदल जाती है। तो उस चीज़ का अंदर से, आपके अंदर से कुछ ऐसा है क्या कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, शायद आप अगर मान लीजिए ट्रेनिंग वगैरह के बाद, तो वो चीज़ें आपके अंदर सोच रहे हो क्या कि इस तरीके की चीज़ें होंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? मुझे ये रहा है कि मैं हमेशा ऑनेस्ट रहूँ, और जैसे मैंने अपनी एजुकेशन के ऑनेस्टी के साथ की है, वैसे ही मैं अपनी जॉब करूँ तो ऑनेस्टी के साथ करूँ। और बहुत सारे मैंने ऐसे सिविल सर्विसेज पढ़े हैं, उनकी स्टोरी पढ़ी है कि उन्होंने किस तरीके से काम किया है, तो मैं उनसे भी काफ़ी इंस्पायर्ड होती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ उसका एक मानक स्थापित हो। और रही बात कि ग्राउंड लेवल पे जाके बदल देने की, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है। कुछ लोगों की विल पावर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि मतलब जो सिचुएशंस होती है उन्हें इफ़ेक्ट कर सकती है, तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा है। मतलब ये ऐसा, मतलब ये होता है कि सिचुएशंस जो है परिस्थितियों के अनुसार बदलती हैं, तो विल पावर कहीं ना कहीं सरकमस्टांसेस से कनेक्ट हो जाए, ऐसा भी सिचुएशंस आ जाता है। जैसे अभी हम दुर्गा शक्ति नागपाल का उदाहरण लें, अशोक खेमका हैं, तो ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं कि आपने इतना मेहनत किया, आपने पढ़ाई की, सारी चीज़ें करने के बाद वो चीज़ें जो आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें ये है कि कुछ रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं उन पे पॉलिटिकल प्रेशर इतना नहीं पड़े, वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकें। और दूसरा ये भी है, ब्यूरोक्रेट्स को भी अपनी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए
कि कितने भी प्रेशर आए, कुछ भी आए, लेकिन जो उनकी मर्जी है और जो उन्होंका एटीट्यूड है वो हमेशा उन्हें बनाए रखें। आप दोनों तरफ से रिफॉर्म। आप एज ए गर्ल्स जो हैं, आप इस चीज़ को कितना इस चीज़ को समझती हैं कि आईएएस को लेकर जो है एक परसेप्शन होता है कि नहीं, जो है एक लड़की जब वो चीज़ें करती है गांव से आके उठ के, तो वो बड़ा एक थोड़ा सा रोचक उदाहरण बन गया है आज के टाइम पे। मतलब ये तो अच्छी चीज़ है सारी चीज़ें। इस चीज़ को कभी आपको फेस हुआ क्या, इस तरह के गर्ल्स होने के चलते कोई कमेंट, कोई चीज़ें, चाहे मेहनत कर रहे हो आपने काफ़ी कम उम्र में जो है इस चीज़ को 22, बता दें आपको कि 22 सालों में ही आपने मतलब सेकंड अटेम्प्ट में आपने अचीव किया है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ का फेस करना पड़ा क्या आपको कभी, बीइंग अ गर्ल्स? कोई कमेंट, कोई चीज़ें ऐसा? मुझे ऐसा स्टार्टिंग फेज़ में फ़ेस करना पड़ा था जब दिल्ली भेजने की बात थी, क्योंकि मैं रॉबर्ट्सन से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी हायर एजुकेशन के लिए, कोई गाइडेंस नहीं थी, और उस वक्त यूट्यूब भी इतना पॉपुलर नहीं था, इतने वीडियोस नहीं थे। तो मेरे पेरेंट्स बहुत डर रहे थे दिल्ली भेजने के लिए। तो वहाँ पे मुझे बहुत एफ़र्ट करना पड़ा, उन्हें काफ़ी मनाना पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद एज अ गर्ल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आपके भाई भी हैं? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है, उसने भी बहुत सपोर्ट किया है। और यहाँ पे फॉर्चुनेटली मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिल गए जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो एज अ गर्ल यहाँ आने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि घर से एक उनका प्रेशर रहता है कि जल्दी सिलेक्शन लो और वापस आओ, बहुत साल नहीं रखना है, इस टाइप का। तो गर्ल्स एज अ गर्ल प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है। मतलब आप दूसरों की बातें जो, हाँ। तो आप ये देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं आईएएस की तैयारी करने, यहाँ पे आने के बाद जो है बहुत डाइवर्स किस्म का लाइफस्टाइल है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग जगहों के। उन लोगों को देखते हैं कि मतलब वो बदल जाता है, मकसद नहीं कुछ और, मैंने अपने लिए कुछ और करियर ढूंढ लिया, कुछ और प्लान किया। तो ऐसा कभी आया क्या टाइम कि मतलब नहीं, मैं आईएएस नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा और कुछ टीचिंग लाइन में चली जाऊँ, या कोई और प्रोफेशन है? 12th के बाद जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, फिर मैंने कोई और ऑप्शन के बारे में सोचा ही नहीं, कोई बैकअप भी नहीं रखा था। नॉर्मली ग्रेजुएशन करके मैं यहाँ पे आ गई थी, और अपनी पूरी प्रिपरेशन में मेरा जो एक पॉजिटिव पॉइंट रहा था कि मैं एक सिंगल गोल पे फोकस थी। और इस एज में सक्सेस का यही एक मतलब पॉइंट है कि मैं फोकस्ड रही। आप रियली बिलीव करते हैं कि सेकंड प्लान नहीं रखना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, पर मेरा ऐसा मानना है कि जब आप, जैसा कि ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है पीछे जाने का, तो फिर वो करो और मरो वाली वो स्थिति रहती है। हाँ। तो उसमें पहला ही रखना पड़ता है। अच्छा, आप अपने भाई वगैरह को कहेंगे कि आईएएस बनने के लिए उसको डॉक्टर क्या बनाओगे आप लोग उसको? अभी तक ये तो नहीं तय कर रहे हो ना आप लोग? नहीं, अभी तक तो उसका था कि उसे बिजनेसमैन बनना है, बट जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है कि उसे भी सिविल सर्विसेज में ही जाना है। अच्छा, ऐसा उत्सुकता उसके लिए, पता नहीं ठीक है या नहीं है, आप लोग देखेंगे। मेरा ये कंसिडरेशन है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका ये समझने को लेकर ये सवाल था कि हर आईएएस बोलता है जो तैयारी करके जो निकाल लेते हैं कि 18 घंटे मैंने पढ़ाई की, 16 घंटे मैंने पढ़ाई की, रात दिन जगह। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सही में क्या लगता है कि हर व्यक्ति को इतना ही पढ़ना पड़ता है, या इसके मतलब यही एक लेवल है, इसी लेवल पे हम पार करके उसको क्रैक कर पाएंगे? 18 घंटे पढ़ाई मुझे लगता है एक रोबोट ही कर सकता है, नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता है। मैं भी नहीं करती थी, नॉर्मली 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी, लेकिन जो भी पढ़ाई करें वो बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ करें, और एक कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब 2 महीने पढ़ लिया और 2 महीने छुट्टी बिता ली, इस तरह के नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस कितने, 2 साल, 1.5 साल? 2 साल रिक्वायर्ड होता है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में, और अगर 2 साल आपने एक टारगेट बना लिया है तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाएं कि मुझे इस महीने में इतना पढ़ना है और इस हफ्ते में इतना वर्क करना है, और फिर उसको कॉन्टिन्यूटी डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल करना चाहिए। 10 से 12 घंटे, इवन अगर आप 8 भी घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर डेली पढ़ रहे हैं तो वो सफिशिएंट। मतलब वो एक टाइम लिमिट हो, कंटिन्यूटी में हो। कंटिन्यूटी में मतलब एक उसका भी, और ऐसे भी होता है कि मतलब एक फ्रेम स्टडी के और भी कई सारे तरीके हैं कि मतलब एक है कि आप टेबल स्टडी बैठ के कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ स्टडी, एक कोचिंग संस्थानों में जा रहे हैं, ये यूट्यूब वगैरह के थ्रू आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या स्ट्रक्चर में करने में कितना दिक्कत होता है? बहुत सारे लोग अपना रूटीन बना लेते हैं कि 12 घंटे का मेरा ये शेड्यूल है, पूरे दिन का टंग जाता है कमरे में, लेकिन वो बाद में चीज़ें अलग डायरेक्शन में फॉलो होती हैं। ऐसा चीज़ें देखने को मिली आपके साथ कि आप रूटीन की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं पूछ रहा हूँ।
मैं अपना टाइम टेबल बना लेती थी कि मुझे इस हफ्ते में इतना अपना सिलेबस कवर करना है, लर्न करना है, रिवाइज करना है, जो भी। और उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम टेबल बनाती थी अपने दिन का कि मुझे अगर कोई यूट्यूब चैनल देखना है या फिर क्लास करनी है, टेस्ट देना है, जो भी है, वो फिर मैं कॉन्टीन्यूटी ही फॉलो करती थी, कंटिन्यू। उसमें फिर मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। आपसे एक सवाल अभी सेकंड लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप आईएएस के इंटरव्यू के दौरान आपको सबसे रोचक सवाल क्या लगा, मतलब जो जिस पे लगा कि नहीं मुझे इस पे सबसे शानदार जवाब आता है, जितने भी सवाल होते होंगे, क्योंकि उस सवालों के बारे में बहुत सारे पहले तो चुटकुले चलते थे गांव में कि ऐसा सवाल पूछ दिया गया आईएएस में कि ऐसा पता नहीं क्या क्या, मतलब जब हम लोग छोटे थे तो ऐसा सही में होता है स्थिति? मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया जो कि बहुत ही रोचक हो, बहुत ही चुटकुले जैसा हो। उन्होंने मुझे पहले तो चुटकुले नहीं, ह्यूमरस उसको बोलते हैं एक तरीके से, कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कही जाती है, वो लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ? नहीं, मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। पहले मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने ज़्यादातर में सॉरी सर कहा था। इसके बाद मुझे अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे गए कि आप वुमेंस के लिए क्या करेंगी, आप सोनभद्र के लिए क्या करेंगी, और अच्छा इस तरह हाँ, से। ठीक तो है। फिर उनके मैंने तो हम भी आपसे सवाल पूछते हैं कि आप वुमेन के लिए और सोनभद्र के लिए क्या करेंगे? वो सोनभद्र के लिए तो जो वहाँ की सिचुएशन है, जैसा मैंने मैं देखा गया है। हूँ सोनभद्र एक बार। अच्छा। वहाँ पे रेणु सागर, रेणुकूट उसी रेंज में आता है। हम्म। तो सोनभद्र में मैंने कई चीज़ें बताई थी कि एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरीके से हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वहाँ की जो लोकल पोटेंशियलिटी है उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करना होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा कि जो भी वहाँ की वुमेंस हैं, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट वहाँ का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो अगर हम इसे ई हार्ट से जोड़ें और इंटरनेट से जोड़ें, उन्हें मार्केट प्रोवाइड कराएँ और सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड करें, तो वहाँ के वुमेंस को एम्पावर्ड किया जा सकता है। इसके बाद मैंने दूसरा वहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक बताया था कि वहाँ पे मिनरल्स रिच एरिया है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन नहीं है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट मिनरल डीएमएफ वहाँ पे बना देते हैं और उससे जो फंड आता है उससे लोकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और मैंने एक वहाँ पे टूरिज़्म से रिलेटेड बताया था कि पोटेंशियलिटी बहुत है और पास में ही बनारस है, तो जो टूरिज़्म आता है सोनभद्र में रुके बिना बनारस चला जाता है, तो अगर वहाँ पे हम लोकल रूप से डेवलप करें और एक क्वाड कनेक्ट कर दे बनारस और कर दें, सोनभद्र हाँ जी, को। तो फिर वो महिलाओं के लिए आपने क्या बोला था? सर, महिलाओं के लिए मैंने कहा था कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मैं इम्प्लीमेंट करूँगी। इसके साथ ही एक दूसरा जो बहुत बड़ा मेरे को फ़र्क दिखता है माइंडसेट पे, कि एजुकेशन के प्रति ये नहीं है कि महिलाओं को पढ़ाना चाहिए। उनका ये मानना है कुछ लोगों का कि महिलाओं के लिए इतनी ही एजुकेशन, 10-12 तक की एजुकेशन सफिशिएंट है। तो इस तरह से जो माइंडसेट है इसे चेंज करने की ज़रूरत है कि ये माइंडसेट का सामना आपके साथ कभी हुआ क्या? गर्ल्स को कम पढ़ना चाहिए, ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं था मेरे फैमिली का। मेरी फैमिली में हमेशा बियॉन्ड फैमिली, सोसाइटी, रिलेशंस के लोग होते हैं। मेरी फैमिली के बाहर मैंने देखा है सोसाइटी में कि गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। उनका मानना है कि बस गर्ल्स के लिए 12th या बहुत होगा ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन सफिशिएंट है, फिर तो उन्हें शादी करनी है तो क्या करना है आगे पढ़ के। हाँ, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स का और मेरी फैमिली का हमेशा था कि नहीं, पढ़ाना है, गर्ल्स को इंडिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ डिपेंड बनाना है। आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को, एक बड़ा रोचक सवाल है कि बहुत सारे भविष्य में जितने भी मतलब आईएएस होते हैं उसमें मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अटैचमेंट में चले जाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, या फिर कहीं बीच में ही किसी न किसी से एसोसिएशंस होती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ऐसी इंटेंशन कहाँ तक ठीक होती है, और ये इंटेंशन क्या शुरुआत से ही लोगों की ऐसी रहती है कि एट द एंड ऐसा फील होता है कि नहीं साला, मतलब पूरा फाइनल जो अथॉरिटी है वो तो उनके पास है, पॉलिटिकल लीडर्स के पास। तो क्या इसी वजह से ऐसा होता है, या आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ है? नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, और जिनके दिमाग में आता है पता नहीं क्यों आता है, वो पर्सन टू पर्सन ही है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि क्या करना चाहिए। मतलब उस रास्ते में सफ़र करते समय ऐसा लग गया कि नहीं अब तो पॉलिटिक्स ही हमारे लिए फाइनल रास्ता है, तो बदल लेते होंगे। आपसे एक सवाल और है कि आप कुछ जो मैसेज देना चाहती हैं, आप जो इतने मतलब जो बीइंग ए गर्ल्स, बीइंग ए आईएएस स्टूडेंट, मतलब आपने क्रैक कर लिया है, समाज को, सोसाइटी को, फैमिली को, अपने सोनभद्र को, तो आप क्या बताना चाहेंगे आप? सोनभद्र में मैं अभी पहली लड़की हूँ जो सिविल सर्विसेज क्रैक किया है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि
मेरी रिक्वेस्ट है बल्कि कि हर लड़की अगर पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ाना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देनी चाहिए बेटियों को भी, ताकि अच्छा कर सकें। इसके साथ ही दूसरा जो मैंने हमेशा बैरियर देखा है हिंदी मीडियम का, मेरे ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा था कि हिंदी मीडियम से हायर एजुकेशन नहीं हो सकती। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मीडियम सिर्फ अपनी बातों को कहने का एक माध्यम होता है, कोई भी लैंग्वेज, ये कोई बैरियर नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम होता है। और इसको हम यूपीएससी के रिज़ल्ट से भी देख सकते हैं कि जो प्रीलिम्स स्टूडेंट क्रॉस करते हैं उनका ही रेशियो बहुत कम हो जाता है। और तीसरा मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी गोल है आपका, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, उसी पे फोकस रहना चाहिए, एक साथ कई गोल लेके नहीं चलना चाहिए। ये थे हमारे साथ साक्षी गर्ग, और भी ऐसे तमाम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।